हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, जैसे रिलायंस का इंफ्रा आर्म अब बनाने वाला है फैल्कन जेट्स, बट ये डील आई कैसे, चलिए डिटेल में बात करते हैं। मोदी जी ने G7 समिट में बोला कि एनर्जी सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी अ मेजर थ्रेट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, लेकिन क्यों? यूएस फेड ने नहीं बढ़ाया है इंटरेस्ट रेट्स, पर इन्फ्लेशन अब भी थ्रेट बना हुआ है और प्राइसेस कैन गो अप ड्यू टू इंपोर्ट ड्यूटीज। एंड वोडाफोन आइडिया ने पार्टनरशिप किया है स्पेसएक्स के राइवल के साथ। क्या अब ये कंपटीशन स्पेसएक्स को इंडिया में भी मिलेगा? चलिए अब जानते हैं सब कुछ डिटेल में। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। रिलायंस एंड दसॉल्ट एविएशन का जो नया जॉइंट वेंचर अनाउंस हुआ है, वो ना सिर्फ इंडिया का एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ा स्टेप है, बल्कि देश के लिए एक प्राउड मोमेंट भी है। इस डील के तहत फ्रांस की वर्ल्ड फेमस एयरक्राफ्ट मेकर दसॉल्ट एविएशन, जिन्होंने रफाल जेट्स भी बनाए हैं, अब अपना पहला फैल्कन 2000 LSX बिजनेस जेट इंडिया में असेंबल करने जा रहा है, वो भी अनिल अंबानी के रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में। ये असेंबली का काम महाराष्ट्र के नागपुर में MIHAN SEZ के अंदर दसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड DRAL के प्लांट में होगा। पहली बार फैल्कन जेट फ्रांस के बाहर बनेगा और इंडिया इस एलीट लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां पे फुल बिजनेस जेट असेंबली होती है, जैसे कि US, कनाडा, ब्राजील जैसे देश। ये स्टेप इंडिया के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स को ग्लोबल एरोस्पेस लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। मोदी गवर्नमेंट के साथ अलाइनमेंट में ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं, बल्कि एक एरोस्पेस कैपेबिलिटी सेंटर बनने जा रहा है, जहां फ्यूचर में फैल्कन के दूसरे वेरिएंट्स जैसे फैल्कन 6X और 8X का भी प्रोडक्शन हो सकता है। दसॉल्ट ने नागपुर को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का प्लान बनाया है, जहां हाई एंड बिजनेस जेट्स की क्वालिटी लेवल प्रोडक्शन होगी। इस डील के अनाउंस होने के बाद तुरंत ही स्टॉक मार्केट में इसका रिएक्शन दिखाई गया और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स लगभग 4 to 5% तक बढ़ गए, जिसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स ने इस पार्टनरशिप को एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सिग्नल माना। फाइनेंशियली भी DRAL फैसिलिटी में 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है, जिसका सीधा फायदा लोकल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट को होगा। इस प्लांट में आज के डेट में 300 लोग काम करते हैं, लेकिन जब ये असेंबली लाइन फुल स्केल पर काम करेगी, तब तक 1000 स्किल्ड लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। ये प्रोजेक्ट 2028 के एंड तक अपना पहला मेड इन इंडिया फैल्कन 2000 जेट लॉन्च करेगा। DRAL पहले सिर्फ कंपोनेंट्स बनाता था, लेकिन अब ये शिफ्ट करेगा, पूरा एयरक्राफ्ट असेंबल करेगा, जिसमें विंग्स, फ्यूजलेज, कॉकपिट जैसे सिस्टम्स भी इंक्लूड होंगे। दसॉल्ट का ये ट्रस्ट इंडिया का एरोस्पेस इकोसिस्टम पर एक सॉलिड वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। स्ट्रेटेजिकली भी ये मूव काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया अब सिर्फ एक डिफेंस इक्विपमेंट बायर नहीं, बल्कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर के रूप में ग्लोबल स्टेज पर खुद को एस्टैब्लिश कर रहा है। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ सिविल बिजनेसेस क्लाइंट्स के लिए नहीं, बल्कि डिफेंस लाइजॉन रोल्स में भी काम कर सकता है, जिससे इंडिया को डिफेंस एक्सपोर्ट फुटप्रिंट और स्ट्रांग होगा। अभी के एक्सपोर्ट नंबर्स ही देखें तो FY24 में इंडिया ने $2.76 बिलियन के डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए और ये फैल्कन प्रोजेक्ट इस फिगर को और ऊपर ले जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डील इंडिया को एक ग्लोबल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग चेन का एक्टिव और वैल्यूएबल मेंबर बना रहा है। फ्यूचर में अगर डिमांड स्ट्रांग रही तो प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 22 जेट्स पर ईयर तक बढ़ाई जा सकती है। इससे इंडिया ना सिर्फ सेल्फ रिलायंट बनेगा, बल्कि दूसरे डेवलपिंग नेशंस के लिए भी एक रिलायबल एरोस्पेस पार्टनर के रूप में उभरेगा। अब आज की दूसरी खबर, मोदी जी का ग्लोबल संदेश G7 समिट का। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस, भारत का 4A फॉर्मूला। मोदी जी ने सभी ग्लोबल लीडर्स को एक इंपॉर्टेंट वार्निंग दी। एनर्जी सिक्योरिटी अगले जनरेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाली है। उसके बाद उन्होंने बताया कि भारत इस प्रॉब्लम को 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स से टैकल करता है। पहला, अवेलेबिलिटी, मतलब एनर्जी मिलनी चाहिए। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी, हर जगह इजीली पहुंच पानी चाहिए। नेक्स्ट, अफोर्डेबिलिटी, महंगाई ना हो और सबके बजट में आ जानी चाहिए। और लास्ट, एक्सेप्टेबिलिटी, क्लीन हो और सस्टेनेबल हो। इंडिया के ग्रीन मिशन हाइलाइट्स ये थे।
मोदी जी ने दिखाया इंडिया सिर्फ कमिटमेंट नहीं करता है, काम करके दिखाता है। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने वाला ये ग्लोबल ग्रुप बनाया गया है। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट डिजास्टर्स के लिए तैयार करना। नेक्स्ट, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, इको फ्रेंडली फ्यूल्स को ग्लोबल लेवल पे अडॉप्ट करना। और एक फ्यूचरिस्टिक प्लान, ग्लोबल सोलर पावर ग्रिड। सोचो, दुनिया भर के कंट्रीज एक ही सोलर ग्रिड से कनेक्टेड हो। उसके बाद अगला टॉपिक था टेररिज्म से ग्लोबल थ्रेट, और भारत का स्टैंड मोदी जी ने क्लियरली बोला, टेररिज्म ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने वर्ल्ड लीडर से बोला कि काउंटर टेररिज्म के लिए नए ग्लोबल पार्टनरशिप्स बनाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर भी जॉइंट एफर्ट की डिमांड की है। उसके बाद उन्होंने बात की अबाउट AI, टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल मिनरल्स। फ्यूचर की तैयारी AI के जमाने में नए रिसोर्सेज की डिमांड है। मोदी जी ने स्ट्रेस दिया कि AI और EV जैसे टेक्स के लिए क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट को सिक्योर होना इंपॉर्टेंट है। AI एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। यस, AI इनोवेशन बढ़ाता है, पर वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम भी करता है। इसीलिए उन्होंने बोला AI को क्लीन और ग्रीन बनाना होगा, और हर टेक का कोर होना चाहिए इंसान और एनवायरनमेंट। इंडिया का विजन है टेक का यूज हो लोगों की जिंदगी बेटर बनाने के लिए, और AI के ग्लोबल रूल्स बनाए जाए ताकि मिसयूज ना हो और इनोवेशन को बूस्ट मिले। इस सब का समरी ये था कि भारत क्लाइमेट लीडर बना है, सिर्फ प्रोमिसेस नहीं, रियल वर्क करता है। AI और टेक को इंसान सेंट्रिक और ग्रीन बनाना होगा, और टेररिज्म को मिलकर फाइट करना होगा। अब आते हैं आज की थर्ड न्यूज के टुवर्ड्स। US फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरेमी पावेल ने एक क्लियर वार्निंग दी है। अगले कुछ महीनों में हमें टैरिफ ड्रिवन प्राइस हाइक यानी इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से आई महंगाई और ज्यादा देखने को मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि जब किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे नया टैरिफ लगता है, जैसे चाइना से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल्स या मशीनरी, तो इनिशियली कॉस्ट बिजनेसेस उठाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बर्डन कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। इसका मतलब ये है कि US के लोगों को कुछ चीजें और महंगी लगने वाली है। अब फेड की स्ट्रैटेजी अब क्या है? पॉवेल ने क्लियरली क्लैरिफाई किया है, जब फेड इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस करता है तो टैरिफ्स का इम्पैक्ट उसमें क्लियरली इंक्लूड होता है। अब तक मार्केट में होप था कि 2025 में 2 बार इंटरेस्ट रेट कट होंगे, लेकिन अब कुछ फेड ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन हाई रहा तो रेट कट्स पोस्टपोन या कैंसिल हो सकते हैं। उनका कहना है कि टैरिफ्स इन्फ्लेशन को वन टाइम या टेम्परेरीली बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ये कंसिस्टेंटली हाई रहा तो फेड को इंटरेस्ट रेट्स कट करने से पहले सोचना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक सिग्नल क्या कहता है? अभी के इंडिकेटर्स ये दिखाते हैं कि ग्रोथ स्लो हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन का थ्रेट वापस उठ सकता है। फेड के खुद के एस्टिमेट्स के हिसाब से कोर इन्फ्लेशन 2025 के एंड तक 3.1% तक जा सकती है, जबकि पहले 2.8% का फोरकास्ट था। साथ ही US का GDP ग्रोथ 1.4% तक लिमिटेड रहने का एस्टिमेट है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी 4.5% तक बढ़ने का संभावना है। ये सब स्टैगफ्लेशन जैसे सिनेरियोस को हिंट करता है, जहां इकोनॉमी स्लो होती है पर महंगाई हाई रहती है। पॉवेल का ये मैसेज था, जल्दी रेट कट की उम्मीद मत रखो। पॉवेल ने साफ कहा है कि फेड अब ज्यादा कॉशियस रहेगा। पहले गलती हो चुकी है जब फेड ने इन्फ्लेशन के सिग्नल्स गलत समझे थे और जल्दी रेट कट कर दिया था। अब वो ये डेटा के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेंगे। वो बोलते हैं कि हम बस तभी इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे जब हमें फुल कॉन्फिडेंस होगा कि इन्फ्लेशन जेन्युइनली नीचे जा रहा है, सिर्फ टेम्परेरी फॉल से नहीं। तो कॉमन लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? आने वाले कुछ महीनों में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जैसे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कार्स और स्टील बेस्ड आइटम्स महंगी हो सकती है। US कंज्यूमर्स को ग्रोसरी और रिटेल सेक्टर्स में भी स्लो इन्फ्लेशनरी पुश हो सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सिग्नल है कि फेड वीक नहीं है, बट लिक्विडिटी ड्रिवन रैली अभी थोड़ी डिलेड हो सकती है। तो इस सब का बॉटम लाइन ये है कि टैरिफ रिलेटेड इन्फ्लेशन फेड के लिए एक फ्रेश हेडेक बन गया है। पॉवेल ने क्लियर कर दिया है कि अब फेड जल्दबाजी में रेट कट नहीं करेगा। इन्फ्लेशन के एक्चुअल डेटा पर ही फ्यूचर स्टेप्स डिपेंड करेंगे। और आज की आखिरी न्यूज, वोडाफोन आइडिया ने
AST स्पेस मोबाइल्स के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप अनाउंस किया है आफ्टर द डील ऑफ स्टारलिंक विद जियो एंड एयरटेल, जिससे आपको बिना किसी स्पेशल हार्डवेयर या आपके अपने रेगुलर स्मार्टफोन से डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टिविटी मिल सकेगी। AST स्पेस मोबाइल का स्पेस मोबाइल सैटेलाइट सिस्टम पूरा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन डेवलप करेगा और वोडाफोन आइडिया टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इंटीग्रेशन और मार्केट एक्सेस हैंडल करेगा। ये सर्विस स्पेशली उन रिमोट या अंडरसर्व्ड रीजन्स के लिए गेम चेंजर होगा जहां मोबाइल टावर्स नहीं है, जैसे माउंटेन्स, फॉरेस्ट और आइलैंड एरियाज में, जहां आवाज, वीडियो कॉल्स और डेटा का सीमलेस एक्सेस नहीं मिल सकता। AST स्पेस मोबाइल ने पहले ही स्टैंडर्ड स्मार्टफोन्स के सैटेलाइट वॉइस और वीडियो कॉल सक्सेसफुली टेस्ट किए हैं और कंपनी का कहना है कि ये फर्स्ट एंड ओनली स्पेस प्रोडक्ट सेल्यूलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क है जो सीधा स्मार्टफोन से काम करेगा। AST स्पेस मोबाइल ने अब तक LEO दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट में ब्लूबर्ड सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं और फ्यूचर में 60 और ब्लॉक 2 सैटेलाइट्स डिप्लॉय करने वाला है, जिससे इंडिया में 4G और 5G सैटेलाइट स्पीड के ब्रॉडबैंड कनेक्शंस मिल सकेंगे। वोडाफोन आइडिया इस टाइप के थ्रू गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया मिशन में कंट्रीब्यूशन करेगा और इमरजेंसी रिस्पांस, रिमोट लर्निंग, एग्रीकल्चर और टेलीमेडिसिन जैसे सेक्टर्स को बूस्ट भी करेगा। इंडिया का टेलीकॉम रंग में VI, स्टारलिंक और एयरटेल के बाद तीसरा मेजर प्राइवेट ऑपरेटर बनता है, लेकिन सैटेलाइट कनेक्टिविटी स्पेस में एंटर भी करने वाला है। VI के ऊपर एक डेट का प्रेशर है, इसीलिए इस पार्टनरशिप के न्यूज के बाद कंपनी की क्रेडिबिलिटी और फ्यूचर आउटलुक पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अब क्लाइंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो स्टैंडर्ड स्मार्टफोन से ही वॉइस, वीडियो और इंटरनेट सर्विसेज इजीली रिमोट एक्सेस में अवेलेबल हो जाएगी। VI का नेटवर्क 1.1 बिलियन मोबाइल यूजर्स का सैटेलाइट कनेक्टिविटी ऑफर कर पाएगी, ब्रिजिंग द लास्ट माइल एंड लोकल इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर, डिजास्टर रिलीफ, एजुकेशन, हेल्थ हाईली बेनिफिट करेंगे। अब इन सबका फ्यूचर आउटलुक ये है कि लॉन्च डेट अभी स्पेसिफाई नहीं हुई है, बट एक्सपेक्टेड है कि जब रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलेंगे, जैसे GMPCS लाइसेंस, तो सर्विस रोल आउट हो सकेगा। VI और ATST मिलकर कंज्यूमर, एंटरप्राइज और IoT यूज केसेस पे काम करेंगे, जैसे कनेक्टेड सेंसर्स, इमरजेंसी मोबाइल्स, रिमोट बिजनेस कनेक्टिविटी। इस मूव से इंडिया ग्लोबल स्पेस टेक इनोवेशन में उभर रहा है, स्पेशली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट ब्रॉडबैंड फील्ड में। अब चलते हैं हमारे न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनएक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको क्विक न्यूज का एक्सेस मिल सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि कॉनकॉर्ड हैज सेट रिकॉर्ड डेट्स फॉर बोनस इशू। सो कॉनकॉर्ड इज कमिंग विद द बोनस इशू और वो अनाउंस हुआ है ऑन 4th जुलाई एज द रिकॉर्ड डेट फॉर इट्स अपकमिंग इशू। उसके बाद हम देख सकते हैं कि X कंसिडर्स launch of financial services. X is nothing but Twitter, so X is reportedly exploring the possibility of introducing financial services, which may include a credit or a debit card offering. This potential expansion into the financial sector suggests X is looking to diversify its services beyond its current offering. उसके बाद हम देख सकते हैं RBI introduces Project Finance Stress Resolution Framework. RBI has implemented a new stress resolution framework for project finance across financial institutions. This framework aims to address and manage financial stress in project finance scenarios. The initiative involves multiple institutions and is designed to improve the handling of financial challenges in the project financing. तो ऐसे ही अगर आपको भी क्विक न्यूज का एक्सेस चाहिए तो आप हमारा न्यूज फ्लैश सेक्शन को और एक्सप्लोर कर सकते हो। अब जाते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, जहाँ पे we'll look at the top gainers and losers. So the top gainer for today is Mahindra and Mahindra, which is up by 1.77%. हम देख सकते हैं Wipro is up by 1.53% as well. Eicher Motors is up by 1.86%. We can see Tata Consumer Products is up by 2.17%. And we can see Titan is also up by 1.08%. So हम देख सकते हैं ज़्यादा ऑटो सेक्टर जो है आज ऊपर है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, वी कैन सी आयशर मोटर्स एज वेल। इफ यू लुक एट द टॉप लूजर्स फॉर टुडे, आज का सबसे बड़ा लूजर है अदानी पोर्ट्स एंड SEZ, व्हिच इज डाउन बाय 2.52%। उसके बाद हम देख सकते हैं कोल इंडिया इज डाउन बाय 1.56%। टेक महिंद्रा इज आल्सो डाउन बाय 1.56%। हम देख सकते हैं कि श्रीराम फाइनेंस इज डाउन बाय 1.5%। सिप्ला इज डाउन बाय 0.94%।
and even Bajaj Finance is down by 2.01%. So these have been the top losers for today. If we look at the FIDI data, as of 18 June 2025, FI ने net cash में buying की है, but काफी छोटी buying है of almost 890 crores, and DI ने भी buying की है of 1091 crores. उसके बाद if we look at the MTF insights, हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्री MTF बुक एज ऑन जून 17, 2025 स्टैंड्स एट 84,028 करोड़. पोजीशन जो ऐड हुआ है उसमें वो है 6,321 करोड़ और जो लिक्विडेट हुए हैं वो है 5,841 करोड़. तो नेट बुक एडिशन इज ऑफ 4,079 करोड़, जिसमें से हाईली एक्सपोज्ड जो स्टॉक्स है वो है टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, माजगांव डॉक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. उसके बाद if you look at the top deliveries for today, they are HDFC Bank, Bharti Airtel, Power Grid Corporation of India, ICICI Bank and NTPC, which range from 79% to 72%. अब जाते हैं on धन charts and let's analyze Nifty 50 for today. तो जैसे हम देख सकते हैं कि आज भी एक डोजी कैंडल बनी है और कल एक ग्रीन डोजी बनी थी, आज एक रेड डोजी बनी है, क्योंकि आज जैसे हमने देखा कि फेड ने भी रेट कट्स नहीं किया है, बट उसमें कुछ इतना मार्केट में मूवमेंट नहीं दिखा है. तो हम बोल सकते हैं कि अगेन एक इनडिसाइसिवनेस दिखा है हमको मार्केट में. अब जब तक मार्केट 25,000 वाला जो बैरियर है उसे पूरी तरीके से ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम बोल सकते हैं कि मार्केट एक चॉपी मूवमेंट में है, एक साइडवेज मूवमेंट में ही हमें दिखाई दे रहा है. सो निफ्टी हैज क्लोज्ड 18 पॉइंट्स इन द रेड टुडे. सो हम देखते हैं कि निफ्टी opened around 24,803. It made a high of 24,863, made a low of 24,733 and closed around 24,793. वो आज भी उसका जो 20 EMA है which is at 24,808 उसके नीचे ही क्लोज हुआ है, बट उसके 50 EMA which stands at 24,445 उसके ऊपर है and इसका RSI is at 51. If you look at Sensex का भी सेम ही है. We can see that a red doji candle is formed. Sensex opened around 81,400, made a high of 81,583, but closed around 81,361. वो भी उसके 20 EMA के नीचे क्लोज हुआ है, बट 50 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है और उसका RSI भी है अराउंड 50.54. अगर इंडाइसेस में देखते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स, तो आज सिर्फ एक ही top gainer है which is Nifty Auto which is up by 0.52%. Rest all the sectors are in red. जिसमें सबसे बड़ा hit हुआ है Nifty PSU Banks को which is down by 2.04%. Nifty Mid Cap is down by 1.67%. Realty is down by 1.66%. Nifty Next 50 is down by 1.41% and Nifty IT is down by 0.94%. So that's it for today. I'll see you tomorrow. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि आप और क्या देखना चाहते हो. टिल देन स्टे क्यूरियस एंड स्टे अपडेटेड. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.